नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कैलकुलस की क्लास में लगातार किसी न किसी विषय पर आपसे बातचीत करते रहे हैं। आज एक बार फिर आपसे एक विषय पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया है। उसमें अपन ने इंक्रीजिंग अगर कोई फंक्शन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उस पर बातचीत की थी। आप ये समझना कि जो मैं एओडी पढ़ा रहा हूँ, ये एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो किसी फंक्शन के क्या हैं, गुणधर्म हैं। कैसा कैसा बिहेव कोई फलन करेगा, वो उसकी प्रकृति क्या होगी, उन सब को डिनोट करता है। तो यही एक गुण है फलन का कि फलन कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। ठीक इसी प्रकार के एक बिंदु पर अपन बातचीत कर रहे हैं आज, और वो फलन अपना है ह्रासमान फलन। अब कब किसी फलन को ह्रासमान कहेंगे और कब उसको वर्धमान कहेंगे, तो वर्धमान की बातचीत अपनी हो गई है कि लगातार जिसका मान x के मान के बढ़ने के साथ साथ यदि लगातार बढ़ता है तो वो वर्धमान फलन है। x के मान बढ़ने के साथ साथ यदि लगातार बढ़ता है लेकिन x फलन के मान कभी भी बीच में बराबर नहीं हो तो वो निरंतर वर्धमान है। और यदि किन्हीं दो बिंदुओं पर मान आपस में बराबर हो जाए तो वो केवल वर्धमान है। समझ में आ गई बात। आप लोगों को अगली बात आज समझनी है ह्रासमान के बारे में कि ह्रासमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन की प्रकृति कैसी होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन बात करते हैं ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। उसमें भी दो टाइप हैं, एक तो है केवल ह्रासमान और एक है निरंतर ह्रासमान। उन दोनों विषय पर आज अपनी क्लास रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो अपन बातचीत करना चाह रहे हैं आज ह्रासमान के बारे में। तो देखना है अपने को कि ह्रासमान फलन किसको कहते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस डिक्रीजिंग फंक्शन में भी दो बातें अपने को करनी है। पहली बात अपनी रहेगी वो रहेगी निरंतर ह्रासमान की। निरंतर ह्रासमान की। अगली बात अपनी रहेगी केवल ह्रासमान की। केवल ह्रासमान की। इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आराम से एनसीईआरटी का कोर्स दोबारा आ रहा है। तो एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें अलग अलग है। और अभी जो आरबीएससी का सिलेबस चल रहा है उसमें सिर्फ वर्धमान के बारे में बताएं, निरंतर और केवल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। लेकिन आपको दोनों को अलग अलग समझना है। इन दोनों में से चाहे कुछ भी हो उसको हमेशा क्या कहा जाएगा, ह्रासमान कहा जाएगा। चाहे वर्धमान में होता है तो भी यही कहानी है और ह्रासमान में होता है तो भी यही कहानी है। अब देखिए, अपन बात करना चाह रहे हैं एक ग्राफ पर इसको डिनोट करते हुए। मान लो आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे मैंने लिख दिया, एक ग्राफ आपके सामने आया है और ये ग्राफ है जिसमें मान लगातार घट रहे हैं। लेकिन कैसे घटेंगे उस पर थोड़ी बातचीत अपन करना चाह रहे हैं। देखिए, ये वाला मान आपका इसके रिस्पेक्ट में यहाँ x1 है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो वैल्यू आपकी है वो क्या है, x2 है। यहाँ जो वैल्यू आपकी है वो क्या है, x3 है। यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी आपकी x4 है। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी रिस्पेक्ट में फंक्शंस की जो वैल्यू है वो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से अगर देखी जाए तो क्या क्या होगा, सुनो। ये वाली वैल्यू है तो ये हो गया f(x1), ये वाली वैल्यू है तो ये हो गया f(x2), और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो होगी आपकी f(x3), और ये वाली वैल्यू जो आपकी होगी, जो इसके रिस्पेक्ट में वो f(x1) होगी, दूसरे के रिस्पेक्ट में x2 होगी, इसके रिस्पेक्ट में x3, और ये वाली हो जाएगी x4। अब देखो प्यारे बच्चों, ये फंक्शन यदि आपका y बराबर fx है, उस वक्त बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ देखो, x1 की वैल्यू कम है x2 से, x2 की वैल्यू कम है x3 से, और x3 की वैल्यू कम है किससे, x4 से। यदि ये वैल्यू लगातार ऐसी है तो मान भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे। देखो, सबसे ज़्यादा मान x1 का है, फिर मान x2 का थोड़ा कम है, फिर x3 का और कम है, और फिर x4 का मान और कम है। समझ में आ गई बात। इसमें क्या है, आपके पास मान लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर इसका अपोजिट हो रहा है, x1 फिर f(x2)
फिर fx3 और if x4। इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा मान है x1 का, फिर उससे थोड़ा कम है x2 का, उससे कम है x3 का और सबसे कम किसका है, x4 का है। यदि आप इस बात को समझ सकते हो तो मैंने कल बताया था उससे अपोजिट है। देखो कल तो जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे किसके मान बढ़ रहे थे, फलन के। लेकिन इसमें क्या है, जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फलन के मान लगातार क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, कम हो रहे हैं। यदि किसी फलन में ऐसा होता है तो उस फलन को हासमान फलन या निरंतर हासमान कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंतर। इसको मैं लास्ट में नीचे लिख दूंगा सबके। एक और ग्राफ पर अपन बातचीत करेंगे अभी। देखिए अगला ग्राफ, जैसे कल मैंने 3 ग्राफ पहले बनाए थे वैसे ही मैं 3 ग्राफ आज इसके बना रहा हूँ। पहले दूसरा ग्राफ अपना जो है वो कुछ ऐसा है, इसमें ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है, ये लाइन है कोई, ये लाइन ऐसे जा रही है। इस पर देखेंगे अपन तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मान लो एक वैल्यू है वो x1 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, x2 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, x3 की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, x4 की है। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू यहाँ जो है वो कितनी है, f(x) और 1 है तो ये 1 है वैल्यू। फिर ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, f(x) आपकी 2 होगी। फिर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, f(x3) होगी। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी, f(x) और 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। देखिए x3 यहाँ है, 4 2 3 4 ऐसे है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू x में किसकी है, x1 की कम है, फिर x2 की ज़्यादा है, फिर x3 की और ज़्यादा है, फिर x4 की और ज़्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इधर फंक्शन में क्या है, इसका अपोजिट है। अपोजिट ऐसे है कि f(x1) की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर f(x2) की वैल्यू उससे ज़्यादा है, फिर f(x3) की वैल्यू उससे ज़्यादा है, और f(x4) की वैल्यू क्या है, उससे ज़्यादा है। यदि ये तीनों चीज़ें आप नोट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये x के मान जो हैं वो आपके लगातार अगर बढ़ रहे हैं तो फलन का मान लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ये घट रहा है और ये वाला आपका बढ़ रहा है। इसमें भी ऐसा ही है, ये वाला लगातार आपका बढ़ता जा रहा है और ये वाला मान आपका लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस प्रकार के फंक्शंस जो होते हैं उनको कहा जाता है निरंतर हासमान फलन। एक ग्राफ और अपन देखते हैं, अभी 3 ग्राफ देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्राफ मैंने बनाया है, ये वाला है। इस ग्राफ में ये सब जो फंक्शन मैं ले रहा हूँ, मैं एक तरीके से मान के चल रहा हूँ कि ये फंक्शन जो अपना है वो y इक्वल्स टू कितना है, f(x) है सब में। यहाँ से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ से नोट करोगे। देखो मान लो ये वाली पहली वैल्यू है, उसको मैं लिख रहा हूँ x1 से, ये दूसरी वैल्यू है जिसको मैं लिख रहा हूँ x2 से, ये तीसरी वैल्यू है जिसको मैं लिख रहा हूँ x3 से, और ये आपकी चौथी वैल्यू है जिसको मैं लिख रहा हूँ किससे, x4 से। यदि ऐसा देखा जाए तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है इसके रिस्पेक्ट में इधर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, f(x1) होगी। ये दूसरा फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में इधर वैल्यू जो होगी वो f(x2) होगी। इसकी वैल्यू इधर अगर नोट करोगे तो आपको f(x3) मिलेगी, और इसके रिस्पेक्ट में इधर अगर वैल्यू देखी जाए तो आपको f(x4) मिलेगी। इससे भी प्यारे बच्चों यही निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा होगा। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि x1 की वैल्यू कम है, फिर वैल्यू x2 की कम, फिर x3 की और ज़्यादा, फिर x4 की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। समझ में आ गई बात। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मालूम चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू f(x1) की सबसे ज़्यादा है। देख लो यहाँ ज़्यादा और फिर कम हो रही है। इसमें x की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। x1 फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, x1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर f(x2) की वैल्यू और कम है, फिर f(x3) की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ, ठीक है, और फिर सबसे कम जो वैल्यू है वो है आपकी f(x4) की। इस प्रकार आप इन तीनों ग्राफ को अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों।
सब ग्राफ में यही नज़र आ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी जैसे जैसे चर राशि x के मान आपके बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखो इन तीनों चीज़ों से एक ही निष्कर्ष निकलता है और वो ये निकलता है कि अगर कभी भी किसी फंक्शन में आपके पास x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यदि फंक्शन की वैल्यू लगातार घटती है तो उसे निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। ह्रासमान फलन कहते हैं। समझ में आ गई प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को? यानी ये जो फंक्शन है इनमें लगातार मान आपके घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ गई? कोई भी चीज़ हो चाहे आप उससे इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं, जैसे पानी की टंकी भरी हुई है, उस पानी की टंकी से पानी लगातार जब तक उसको खाली करते जा रहे हो लगातार पानी निकल रहा है, यानी पानी धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समय के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक समय ऐसा आएगा अगर उसको दोबारा नहीं भरा गया है तो वो पानी की टंकी पूर्णतया क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऐसा ही इसमें है कि लगातार ये जो फंक्शन है इनकी वैल्यू x की वैल्यू के साथ लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा किसी फंक्शन में होता है तो उसे कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। समझ में आ गया बात? अब देखिए प्यारे बच्चों, अपन इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने निरंतर ह्रासमान के बारे में बता दिया है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? केवल ह्रासमान के बारे में। आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो अब, और आप इन तीनों ग्राफ को अच्छे से बना लोगे शायद। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप इसको वीडियो को रोककर और अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लेना। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और अगली चीज़ पर आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए अगली बात जो अपने को करनी है वो करनी है केवल ह्रासमान के बारे में, कि केवल ह्रासमान जो फंक्शन है उसमें कौन सी घटना होती है। वही 3 तरीके से आपको ग्राफ बनाना है जैसे कल बनाया था, और वैसा ही काम आपको इसमें करना है। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी। एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्राफ में कल जैसे बताया था, ग्राफ देखने में आपको वैसे ही लगेंगे, लेकिन कल वाले में और आज वाले में बहुत अंतर है। देखिए प्यारे बच्चों, अपन 3 ग्राफ बना लेते हैं। आज पहले ही मैं 3 बना देता हूँ आपके सामने। पहला ग्राफ ऐसे था कल, लेकिन आज ऐसा नहीं बनाना। समझ गए मेरी बात? कहीं गलती से आप ऐसा ही बना दोगे, ऐसा आज नहीं बनाना। आज कैसा बनाना है? यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे बनाना है। ऐसा ग्राफ 3 जगह बनाना है अपने को, ठीक है? और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। फिर ऐसा ही ग्राफ आगे और बनाना है अपने को। 3 जगह सेम ग्राफ बना लीजिए, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें ये वाला पॉइंट A है आपका, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका क्या है? D है। इन तीनों ग्राफ में बहुत अच्छे से केवल ह्रासमान को समझना है। मैंने निरंतर ह्रासमान की बात कर ली, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले मैं सिर्फ इस AB भाग की बात करूँगा पहले पार्ट में, ठीक? दूसरे पार्ट में अपन सिर्फ BC भाग की बात करेंगे, सिर्फ BC भाग की। तीसरे पार्ट में अपन CD भाग की बात करेंगे, सिर्फ CD भाग की। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? इन 3 पार्ट में अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मान लो आपका x1 है, यहाँ वैल्यू जो है वो x1 की है, ये वाली x2 की है। यहाँ इसकी रिस्पेक्ट में आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो fx1 होगी, आपको मालूम है, ठीक है? ये अगर फंक्शन y इक्वल्स टू fx दिया है तीनों में, तो इस पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी fx और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आपको जानकारी मिल रही है कि x1 की जो वैल्यू है, ठीक है, किस भाग के लिए वो लिख देता हूँ मैं, AB भाग के लिए। AB भाग के लिए, AB भाग के लिए क्या आ रहा है आपको नज़र कि x1 की वैल्यू कम है, किससे है? x2 की। लेकिन यहाँ अपोजिट है, देखो fx1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? fx2 से। बात समझ में आ गई? कल ऐसा नहीं था, कल ये दोनों चीज़ें सेम थी। अगर ये x1 लेस है x2 से तो कल fx1 लेस था किससे? fx2 से। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
अगली बात करते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है आपका, मान लो ये x1 है और यहाँ कोई पॉइंट है वो मान लो आपका x2 है। मैं ये 2 पॉइंट ले रहा हूँ, आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो, इससे इसके बीच में कोई बाध्यता नहीं है आपके लिए। इन दोनों पर ही फंक्शन की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, वो मिलेगी f(x1) इक्वल्स टू कितना मिलेगा f(x2)। तो कौन से भाग के लिए है, BC भाग के लिए। ऐसा कैसा लिखना है प्यारे बच्चों आपको, BC भाग के लिए। क्या करोगे BC भाग के लिए, यहाँ x1 आपका है वो लेस है किससे है, x2 से। तो आपको करना क्या है, ये f(x1) है ना, इस f(x1) को लेस ही रखना है या ग्रेटर करना है। तो देख सकते हो यहाँ x1 लेस है लेकिन इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब ना लेस है ना ग्रेटर है, क्या लिखना है यहाँ x2 लिखना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, सेकंड है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए अगले लास्ट पार्ट की अपन बात करते हैं। तो लास्ट पार्ट में ऐसा क्या है जी, यहाँ बात करेंगे CD भाग के लिए। किस भाग के लिए, CD भाग के लिए। CD भाग के लिए बात करेंगे। ये मान लो आपका x1 है यहाँ, ये मान लो आपका यहाँ x2 है, ठीक है। इस x1 की वैल्यू यहाँ है तो ये हो गया आपका f(x1), इसकी वैल्यू यहाँ से नोट करोगे तो ये कितनी आएगी, f(x2) आएगी। अब देखिए इस ग्राफ में ये वाली वैल्यू है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इस वाली पर x2 तो ज़्यादा है लेकिन f(x1) की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन x2 की क्या है, ज़्यादा। क्योंकि इस ऑर्डिनेट यानी ओरिजिन जो आपके पास है, इस ओरिजिन के इधर जितनी वैल्यू होती है वो छोटी होती है और आगे होती है वो बड़ी होती है। तो x1 लेस है किससे, x2 से। लेकिन फिर भी अगर f(x1) को देखोगे तो f(x1) क्या है आपका, ग्रेटर है किससे है, f(x2) से। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, थर्ड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस किस से देखिए, इक्वेशन आपको लेनी है फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन कौन सी, थर्ड। इन तीनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको पहली लाइन सब में सेम मिलेगी। देख लो तीनों में सेम क्या है, ये तीनों में सेम आ रहा है कि x1 जो है वो लेस है किससे, x2 से। लेकिन दूसरी लाइन में डिफरेंस मिलेगा, क्या है, यहाँ तो ये कह रहा है आपको कि f(x1) ग्रेटर है f(x2) से। तीसरे में भी यही कह रहा है f(x1) ग्रेटर है किससे, f(x2) से। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, f(x1) और ग्रेटर है किससे, f(x2) से, लिख दिया। अब देखिए बीच वाले पार्ट में ये कह रहा है ग्रेटर भी है और इसके साथ साथ इक्वल भी है। इक्वल है इसका मतलब यहाँ किसका साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन भी लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको बात शायद समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे x के मान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बढ़ते हुए मानों के साथ साथ यदि फलन की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती जाए, तो वो घटती जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसे दो मान आ सकते हैं जिनके मानों के बीच में ये वैल्यू आपस में क्या हो, समान हो। जैसे यहां से यहां तक के कितने भी बिंदु आप नोट करो x के, उन सब पर फंक्शन की वैल्यू समान आएगी। यदि ऐसा समान वाला चिन्ह साथ में और आता हो तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, केवल आसमान फलन है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो एक बार फिर सुन लो। पहले 3 ग्राफ में मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यदि फलन की वैल्यू लगातार घटती जाती है तो क्या होता है, ह्रासमान होता है। लेकिन कैसा ह्रासमान होता है, वो होता है निरंतर ह्रासमान। अगर किसी 2 बिंदुओं पर फंक्शन की वैल्यू समान और उसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पर कम भी होती जा रही है, उस वक्त जो ह्रासमान की कंडीशन है उसको कहते हैं केवल ह्रासमान। अगर आपको ये दोनों ही नहीं दे, ह्रासमान की चर्चा करें, ये हो चाहे ये हो, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। ये मैंने इसी को आगे चलकर और ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। लेकिन आजकल की जो बुक आपकी RBSC के, उसमें सिर्फ ह्रासमान के बारे में ही चर्चा कर रखी है, उसने निरंतर और केवल ह्रासमान के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रखी है। लेकिन अपने को इन दोनों चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसी से डिफाइन होगा आपका क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल किस में लगाना है और किस में नहीं लगाना। तो देखिए अगर निरंतर की बात करनी है तो आपको ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ केवल ह्रासमान दे रखा है तो इक्वल वाला निशान भी आपको साथ में, इंटरवल ओपन नहीं लगाकर क्या लगाना होता है, क्लोज लगाना होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन आजकल क्या कर रखा है, ये दोनों नहीं दे रखे, केवल ह्रासमान दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो, चाहे वो होता तो क्या है, ह्रासमान ही है, चाहे वो निरंतर हो चाहे वो केवल हो। अब प्यारे बच्चों आप
इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखोगे, इन तीनों ग्राफ को अच्छे से बना सकते हो मेरे हिसाब से। अब अपन एक सवाल की बात करते हैं। सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब तो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, जिस बच्चे को ग्राफ आता है ना वो ग्राफ से इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेगा। अगर किसी को ग्राफ नहीं आता है तो आप लोगों को दिक्कत होगी इस तरीके को समझने में, ठीक है। अब मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, आपको पेपर में सवाल कैसे मिलते हैं और उनको हल कैसे करते हैं उस पर बातचीत करेंगे। अगर किसी बच्चे को किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। देखो आप लोगों को मालूम होता है tan x और cot x दो फलन ऐसे होते हैं जिसमें एक फलन को आप हमेशा वर्धमान कहते हो और एक को हमेशा ह्रासमान कहते हो। जैसे tan x है, tan x का मान कभी नहीं घटता है, हमेशा बढ़ता है। जैसे tan x का ग्राफ अगर किसी बच्चे को आता होगा तो देखिए ऐसा ग्राफ होता है tan x का, यहाँ 0 होता है तो 0 पर वैल्यू 0 होती है। ये ग्राफ है tan का, यहाँ से और यहाँ तक मैंने -π/2 से π/2 का ग्राफ बनाया। तो देखिए इधर से होती है वैल्यू, इधर से ग्राफ ऐसे नहीं बनाया, ये तो मैंने मेरी आसानी के लिए बनाया, लेकिन सच्चाई है कि ये ग्राफ यहाँ से इधर बनता है, समझ गए, ऐसे चलता है। तो ये मान कभी भी क्या नहीं होता, घटता नहीं है, ये लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से tan x जो आपका है वो हमेशा वर्धमान फंक्शन है। tan x क्या है, वर्धमान है। अब किसी भी बिंदु पर जो मैंने कंडीशन बताई उसको चेक कर लो, ये मान कभी भी घटेगा नहीं, लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। cot x की बात करते हैं अपन। cot x का ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसा होता है, देखिए उसमें यहाँ नहीं आता, 0 से लेकर यहाँ पाई तक बनाना होता है और ये पॉइंट आपका कहाँ आता है, बीच में आता है। तो इसमें ग्राफ जो आपका आता है यहाँ इससे नजदीक से चलता है और यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ के बाद इधर से चलता है और ऐसे चला जाता है। इसमें देखो ग्राफ इधर से आएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे चला जाएगा। इसमें मान लगातार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो पहले प्लस इन्फानाइट था, धीरे धीरे घटकर एक समय आया जब 0 हो गया और उसके बाद वापस कितना हो गया, माइनस का इन्फानाइट हो गया। इसका मतलब ये जो cot x है इसका मान कभी भी बढ़ेगा नहीं। अब मैंने जो बताया वो रूल यहाँ 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 चेक कर लो, मान हमेशा इसके क्या होंगे, घटेंगे, कभी भी बढ़ेंगे नहीं। इस वजह से कहते हैं कि cot x हमेशा ह्रासमान फलन होता है और tan x हमेशा कैसा होता है, वर्धमान फलन होता है। तो ये बातें मैंने आपको ग्राफ में समझा दी। आप इनके एक एक एग्जाम्पल वर्धमान और ह्रासमान के ये लिख सकते हो कि tan x जो होता है वो हमेशा वर्धमान फलन है और cot x जो होता है वो हमेशा ह्रासमान फलन है। अब एक आसान सा सवाल अपन करते हैं, वो देखिए क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, आपसे मान लो एक सवाल पूछ ले, वही सवाल पूछेगा। इसमें भी दो ही तरीके के सवाल है, एक से आपसे अंतराल पूछेगा और एक में आपसे सिद्ध करवाएगा। सिद्ध करवा सकता है कि बताइए इस अंतराल में ये वर्धमान या ह्रासमान होगा या नहीं। वरना पहला सवाल ज्यादा फेमस है, वो यही पूछता है कि दिए गए फलन में ये ज्ञात कीजिए कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। आज एक बार फिर अपन वैसा ही कल जैसा सवाल करते हैं, लेकिन आज दोनों कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। देखिए एक सवाल है, मान लो x की पावर 4 माइनस 2x², ये सवाल लिखा है मैंने। और इस सवाल में आपको ये पता करना है कि बताइए ये किस अंतराल में फलन आपका ह्रासमान है और किस अंतराल में वर्धमान है। तो सुनो जरा, सबसे पहला काम कल मैंने बताया था वैसे ही करना है। कल मैंने कहा था कि अगर f' का मान किसी भी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वो वर्धमान, अगर किसी भी इंटरवल में ये नेगेटिव है तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। समझ गए। अब अंतर कहाँ आता है, ये जो कंडीशन लिखी है ये तो केवल वर्धमान और ये केवल ह्रासमान की है। समझ गए ना, यानी ये निरंतर वर्धमान और ये निरंतर ह्रासमान की है। अगर इसके साथ इक्वल का निशान मैं लगा देता हूं तो ये केवल वर्धमान और ये केवल किसकी होगी, ह्रासमान की। फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर ये इक्वल नहीं लगाते हो आप लोग, ये वाला इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में निरंतर। अगर दोनों में इक्वल का निशान आपने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम ही है। समझ गए ना। अब दोनों की बात करते हैं आगे। जिसमें इक्वल आया था मैंने डायग्राम में बताया था, वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। देखिए f' निकालोगे तो यहां से इसका तो हो जाएगा 4x की पावर कितना 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x की पावर कितनी 1 होगी। अब देखो जरा ध्यान से, f' को लिखोगे तो 4x दोनों में से कॉमन आ रहा है और यहां आप लिख सकते हो कितना x² माइनस कितना आ जाएगा 1, ऐसा ही होगा शायद। 4x आपने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1 बचेगा। इसको भी दोबारा से आप इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो गया x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस कितना 1। समझ में आ गई बात।
अब मैंने कहा था कि इसको 0 के इक्वल रखकर पहले पॉइंट ज्ञात करने हैं अपने को, पॉइंट और पोल्स बोलते हैं इनको। तो ये हो गया f डैश x बराबर कितना 0, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये हो गया 4x और x माइनस 1 और यहाँ आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से मालूम है आपको ये 4 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से x अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आएगी 0, 1 और कितना आ जाएगा -1। ये आपके पास 3 वैल्यू आ गई यहाँ। अब देखिए अगर वर्धमान के लिए देखना है आपको, किसके लिए, वर्धमान के लिए, तो क्या करना है, और ह्रासमान के लिए देखना है तो क्या करना है। ये तो मैं इधर वर्धमान लिख रहा हूँ और यहाँ आपको बता देता हूँ किसके लिए, ह्रासमान के लिए। दोनों सवाल एक साथ ही करा देता हूँ आज, ह्रासमान के लिए। चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, आपको अगर कंडीशन याद है तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इस कंडीशन में तो क्या होता है, f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। एक बार केवल अपन बात करेंगे निरंतर वर्धमान की, ठीक है। f डैश x का मान यदि क्या हो, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, वो ह्रासमान होता है। अब f डैश x का मान 0, तो इसका मतलब यही f डैश x, तो यहाँ लिखोगे 4x और यहाँ जाएगा आपका -1 और x प्लस कितना 1 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। इधर वाले में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ जाएगा x प्लस 1 और 1x माइनस 1, ये लेस देन क्या हो गया 0। 4 कभी भी ना तो 0 से बड़ा होगा और ना 4 कभी 0 से छोटा होगा, इसका मतलब इस 4 की इंपॉर्टेंस यहाँ से आप खत्म कर सकते हो। अब मैंने कल आपको एक तरीका बताया था, सबसे पहले किसी भी असमीका को हल करते हैं तो उसका चिन्ह देखते हैं। x का चिन्ह कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर है तो भी उसे क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। पहले यहाँ भी x देख लो, कहीं नेगेटिव नहीं है, सब जगह पॉजिटिव है। अगर आ जाए तो पहला काम यही करना है आपको कि उसको पॉजिटिव बनाना है। अगर नहीं बनाओगे तो आपको याद रखना है कि वो उत्तर आपका उल्टा आएगा, जो वर्धमान का आ रहा है वो आसमान का आएगा और जो आसमान का आ रहा है वो वर्धमान का आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले इस चीज का ध्यान देना है। उसके बाद आपको यहां से एक लाइन खींच देनी है, खींच दी साहब। उसके बाद आपके पास कितने पॉइंट आए हैं, पॉइंट आपके पास 3 आए हैं। उन पॉइंटों को हमेशा घटने से बढ़ने के क्रम में जमाओगे। सबसे छोटा मान -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, इस रेखा पर लिख दो। यहाँ एक पॉइंट आ गया, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दो, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दो। सबसे छोटा क्या है, -1, -1 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो और 1 यहाँ लिख दो। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात। अब जब कुछ नहीं हो, एकदम सिंपल सा सवाल हो, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा काम कर दे जाओ। सबसे पहले इस हाथ की साइड, ये जो कोना है, यहाँ तो आपको मालूम है -∞ होगा और यहाँ +∞ होगा। इस हाथ की साइड आपको सबसे पहले किसका निशान लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। ये काम कब करना है, जब आपको चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, अब सब चीजें सोल्व हो चुकी है, उसके बाद ये काम करना है। देखो अब आपको ये देखना है कि ये जो 1 आया है वो कहां से आया है। ये 1 आया है प्यारे बच्चों यहां से, इसकी पावर कितनी है, 1 का मतलब आपको सम और विषम देखना है। यहां विषम पावर है तो ये प्लस का जो चिन्ह है वो इससे आगे जाकर बदल जाएगा, यानी ये प्लस है वो आगे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर चिन्ह सम होगा तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। वैसे भी अनइक्वलिटी के चैप्टर हमने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं उनको। ये 0 कहां से आया है, 0 यहां से आया है। x की पावर भी कितनी है, 1 है, पावर विषम है ना, विषम पावर है, तो फिर ये माइनस का चिन्ह आगे बदल कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए -1 कहां से है, यहां से, यहां भी पावर 1 है यानी विषम है, तो फिर प्लस का बदल कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपना काम बच गया कि अब अपने को ये मालूम करना है कि इसमें से कौन से इंटरवल में ये वर्धमान है और कौन से इंटरवल में ये क्या है, ह्रासमान है। तो देखो प्यारे बच्चों, जहां जहां प्लस का साइन लगा हुआ है ना आपका, जहां जहां प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है, इन दोनों इंटरवल के बीच में जो भाग दे रखा है वो वर्धमान का है। और जहां नेगेटिव मान दे रखा है आप लोगों को, जो नेगेटिव दे रखा है, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये जो भाग आपको दिया हुआ है इतना इतना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ह्रासमान को रिप्रेजेंट करेगा। अब लिखना कैसे वो देखो। सबसे पहले यहां लिखना है f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन यदि है तो कब होगा, जब x की वैल्यू कहां से कहां हो। देखो प्लस ग्रेटर कब होगा, -1 से 0, तो यहां लिखोगे -1 से लेकर 0, दोनों पर अभी ओपन इंटरवल लगाना है जब तक यहां इक्वल नहीं आए। फिर देखो आगे 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो है 1 यहां, इनफाइनाइट यहां, इनफाइनाइट से प्लस हो चाहे माइनस हो, उस पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ध्यान रखना।
इन दोनों को अगर जोड़ना है तो सामान्य गणित में तो अपन योग का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ किसका साइन लगाएंगे, यूनियन का निशान लगाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका वर्धमान के लिए ये इंटरवल होगा। प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या होगा, वर्धमान होगा। दूसरा देखिए, अगर f डैश x की वैल्यू में लिख देता हूं लेस देन 0, तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू लेस देन कब होगी, देखो इधर माइनस इन्फानाइट से -1 होगा, माइनस इन्फानाइट से -1 होगा। -1 पर तो ओपन है ही, लेकिन इन्फानाइट पर मैंने बता दिया चाहे प्लस हो माइनस हो हमेशा ओपन इंटरवल आता है। फिर अगला कहाँ है, 0 से लेकर 1 तक है, तो ये लिख दिया 0 से लेकर 1 तक। इन दोनों को जोड़ना है तो किसका निशान लगाएंगे, यूनियन का। ये आपके पास किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया है हासमान के लिए। लेकिन सुनो, ये जो दोनों सवाल मैंने बताए हैं, ये जो दोनों उत्तर लिखे हैं, ये हैं निरंतर वर्धमान के लिए। अब आप कहोगे सर अगर केवल वर्धमान आ जाए तो क्या करें, इन दोनों कंडीशन में जो उत्तर मैंने लिखा है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप लिख दो, सही है, लेकिन ये मैंने वास्तव में किसका उत्तर लिखा है, निरंतर वर्धमान और हासमान का लिखा है, निरंतर वर्धमान तथा हासमान के लिए लिखा है ये, ठीक है। अब आप कहोगे साहब केवल का भी तो बताइए, तो सुनो, अगर मैं यहां पर इसके साथ इक्वल का निशान लगा देता हूं, किसका निशान, इक्वल का, यहां लिख देता हूं इनके दोनों के आंसर में, आप चेक कर लेना बाद में। अगर f डैश x का चिन्ह मैं ऐसे कर देता हूं ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर करते ही कहां फर्क पड़ेगा, सुनो, जहां आपका इनफाइनाइट नहीं आ रहा है वहां पड़ेगा यहां, यहां और यहां। इंटरवल कैसा आएगा, क्लोज आएगा, यानी क्लोज इंटरवल -1 से कितना 0, यहां भी क्लोज। फिर यूनियन 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक आएगा, यहां ओपन ही रहेगा, यहां इंटरवल क्लोज नहीं होगा। x यहां क्या लिखोगे, x बिलोंग करता है इसमें, यानी x का मान अगर इस इंटरवल में है तो आपका फलन जो होगा वो केवल और केवल क्या होगा, समझ गए, यानी वर्धमान होगा। अब हासमान में भी लिखना है ऐसा ही, तो हासमान में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हासमान में क्या कर दोगे, इसके आगे लिख देता हूं, यहां आ जाएगा f डैश x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इसका मतलब ये देख लो ना, माइनस इन्फानाइट है, यहां क्लोज और यहां क्लोज, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, माइनस इन्फानाइट है तो यहां तो ओपन आएगा माइनस इन्फानाइट, फिर क्या आ जाएगा -1 पर क्लोज इंटरवल, और फिर 0 से 1 है तो ये 0 और ये 1 है, यहां क्लोज और दोनों के बीच में क्या आएगा, यूनियन का। ये दोनों जो मैंने आपको आंसर बताए हैं, ये दोनों तो हैं केवल और वर्धमान के, केवल वर्धमान और केवल हासमान के लिए दोनों बता दिए, यहां मैंने निरंतर के लिए दोनों बता दिए। अब भी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। अब आज आपको मैं 2-3 सवाल इस पर दे रहा हूँ, वो सवाल आपको घर पे करने हैं, और अगर नहीं आते हैं तो बाद में ज़रूर बताएं कि हमें ये सवाल आए नहीं। देखो पहला सवाल तो यही करना है कि f(x) बराबर आपके पास है tan इनवर्स और x है और -x, आपको यही प्रूव करना है इसमें कि ये निरंतर क्या होगा, या सीधा इतना ही सिद्ध कर देना कि हासमान फलन होगा। एक सवाल आपको ये करना है कि x² प्लस 2x प्लस 3 है, इसमें आपको ये बताना है कि किस इंटरवल में ये वर्धमान होगा और किस इंटरवल में ये हासमान होगा। अगला सवाल है f(x) इक्वल्स टू आपके पास है 2x³ माइनस आपके पास है 3x² और माइनस आपके पास 36x प्लस आपके पास 9। आपको ये बताना है कि इस इंटरवल, इस सवाल में कौन कौन से इंटरवल के बीच में ये फंक्शन वर्धमान होगा। इन दोनों में तो इंटरवल फाइंड आउट करना है। इस सवाल में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, किस इंटरवल में तो नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना है कि इंटरवल में दे देता हूँ, प्रत्येक आर के लिए ये क्या होगा, हासमान होगा। एक सवाल और सुनो, f(x) बराबर आपको लिखना है 10x और f(x) बराबर आपको लिखना है cot x, ठीक है। आपको ये बताना है x बिलोंग्स टू r के लिए, और ये भी बताना है x बिलोंग्स टू r के लिए, या x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं बताओ तो भी आप लिख दो चाहिए इतना। इन दोनों में आपको ये बताना है मुझे कि ये तो होगा वर्धमान और ये क्या होगा, हासमान। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में एक बार फिर अपन मिलेंगे। आप इन सब सवालों को अवश्य करना, और जो नहीं आए वो चीज़ें पूछना। बुक में बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन सब को आप प्रूव करते हुए आगे बढ़ना और हर एक चीज़ को समझना। और एक बहुत ही अच्छा सवाल है a की पावर x वाला,
ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, log ई की पावर एक्स, log ए की, ये सब सवाल आप बहुत अच्छे से करते हुए इनको आगे बढ़ना। एक log sin एक्स का सवाल है, log cos एक्स का सवाल है, इन सवालों को करते हुए बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइएगा। एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।